नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से शुरुआत कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में हवाई अड्डे पर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत संधू ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इसके अलावा भारतीय समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने भी सबके पास जाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा 3 दिनों का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। कई बैठकें, कई मुलाकातें होंगी जिनमें भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के पहले सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी। इस सबके बीच पीएम ने हवाई जहाज में काम करते वक्त की एक तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की है। साथ ही सोशल मीडिया पर एक और सवाल जोर शोर से उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन ली है तो क्या अमेरिका ने कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है या नहीं। तो ये अभिवादन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अगवानी करने पहुंचे, और ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री ने पोस्ट की कि जब हवाई यात्रा उनकी चल रही थी तब वो उसमें काम कर रहे थे। और इससे पहले कल ग्लोबल कोरोना समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की शुरुआत में हमने अपने कोरोना टीके 95 देशों के साथ साझा किए और जब भारत को जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया ने हमें मदद की। उन्होंने मदद करने वाली सभी देशों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को आपसी मान्यता से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए। We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा जुड़ रही है। कादम्बिनी, वैक्सीन को मान्यता का मसला भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम लगातार देख रहे हैं कि ब्रिटेन ने भी जब सवाल खड़े किए या पाबंदियां लगाई हैं तो उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का ये जो वर्चुअल संबोधन था इसमें सभी देशों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अब भारत फिर से एक बार दूसरे देशों को भी वैक्सीन देना शुरू करने वाला है। बिल्कुल अदिति, और इस लिहाज से पीएम का जो ये वीडियो संबोधन था वो बेहद अहम हो जाता है। उन्होंने कई अहम मसले उठाए हैं। शुक्रिया तो किया ही है जब भारत ने भी मदद की शुरू में जब वो कर सकता था, लेकिन दूसरे वेव में दुनिया भर से हमने देखा किस तरह से एड भारत तक पहुंचा जब भारत को जरूरत थी। लेकिन जो एक वैक्सीन सर्टिफिकेशन का सवाल है वो खासकर इसलिए और खुलकर सामने आ गया है क्योंकि यूके के साथ इसको लेकर बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है। पहले लगा कि कोविशील्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब ये सामने आया है यूके की तरफ से कि उनको जो यहां पर कोविन ऐप है जिसके जरिए सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है उसको लेकर समस्या है। तो पीएम ने ये चीज बड़े साफ तौर पर कह दी है कि ट्रैवल जो है वो जरूरी है आर्थिक दोबारा रीजनरेशन के लिए, जो कोविड के कारण बिल्कुल कई देशों में, अधिकतर देशों में एक्चुअली आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। तो ईयू के सामने भी, मेडिसिन एजेंसी के सामने भी ये बात आई थी कि कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं है, और अब यहां पर यूके के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है। ऐसे में पीएम का ये कहना बहुत साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारत का स्टैंड क्या है इसको लेके, कि अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक करनी है तो यात्रा भी ओपन करनी होगी, कोविड सर्टिफिकेट एक दूसरे का मानना होगा और ये रेसिप्रोकल होगा। ये बड़ा साफ नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने बहुत साफ साफ पॉइंट आउट की है वो है सप्लाई चेन्स को लेकर। हमने देखा कि शुरुआती दौर में सप्लाई जो है रॉ मटेरियल का वो दूसरे देशों से आ रहा था, खासकर अमेरिका से आ रहा था, लेकिन उस वक्त क्योंकि कमी थी तो उसको लेकर भी समस्या हुई थी। अब एक बार फिर से जब वैक्सीन मैत्री शुरू हो रही है और भारत जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर दुनिया में वैक्सीन भेजेगा ताकि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो सके, तो ऐसे में सप्लाई जो है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बड़े साफ तौर पर पीएम ने अपने इस संदेश में कहा है। तो ये बहुत अहम मुद्दे उठाए गए हैं। और इसके अलावा अदिति, उनके मुलाकातों की आपने बात की है, वो किनसे मिलेंगे, तो आज हमको याद रखना होगा कि वॉशिंगटन जो है 9.5 घंटे पीछे है। पीएम का कार्यक्रम जो है भारतीय वक्त के हिसाब से 7:15 बजे के करीब यहां शाम में शुरू हो जाएगा, जो कि वहां की सुबह होगी। कई सीईओ से वो मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जो बायलैटरल्स हैं वो भी अब शुरू हो जाएंगे। स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है उनसे बायलैटरल होगा। कमला हैरिस से मिलेंगे
वो कल और जापान के पीएम से मिलेंगे। जो पीएम वहां पे जो बाइडेन के साथ वो मिलने वाले हैं, उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान और वहां से उपजे जो आतंकवाद की चुनौती है वो एक अहम मुद्दा होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बैकिंग को लेकर भी सवाल उठाया जाएगा जो बाइडेन के साथ बातचीत में, और चीन का जो रवैया है उसको लेकर भी बातचीत होगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इंडो पैसिफिक ओपन तो ये एजेंडा पे है ही। कमला हैरिस से जब उनकी मुलाकात होगी तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले कमला हैरिस ने फोन करके वैक्सीन की बात की थी, तो उनसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वैक्सीन को लेकर बात होगी, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कादम्बिनी। तो कल जो खासकर बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अब नए सिरे से ट्रंप के बाद अमेरिका में सत्ता सामने आई है, तो नए सिरे से भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे उस पर सबकी नजरें होंगी। आगे बढ़ते हैं तो अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटेन ने भारत की जो वैक्सीन है उनको फिलहाल मान्यता नहीं दी है। तो भारत में भले ही आप कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन जाने पर आपको 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना ही होगा और इसके साथ 2 RT-PCR टेस्ट भी कराने होंगे। इस बात को लेकर ब्रिटेन सरकार के सामने भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज भी कराई है, जिस पर विचार भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन का वही फॉर्मूला है, निर्माता वही है, लेकिन मेड इन इंडिया कोविशील्ड के साथ ये भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है? देखिए हमारे सहयोगी मेहर पांडे की ये खास रिपोर्ट। भारत ने जब ब्रिटेन पर वैक्सीन नीति में भेदभाव का आरोप लगाया और एक भारतीय सांसद ने इसे टीका नस्लवाद करार दिया, तो ब्रिटेन ने भारत में बनी कोविशील्ड को मंजूरी दे दी। लेकिन इसमें एक फांस है। कोविशील्ड को तभी मान्यता मिलेगी जब वो ग्रीन लिस्टेड देशों में दी जाए, जो भारत नहीं है। यानी ब्रिटेन जा रहे भारतीयों ने भले ही पूरा टीकाकरण करा रखा हो, उन्हें अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और 2 बार RT-PCR टेस्ट कराने होंगे। ब्रिटिश उच्चायोग शायद ये कहना चाहता है कि समस्या टीके से नहीं जिसे ब्रिटेन में बनाया और इस्तेमाल किया है, बल्कि भारत सरकार के टीका प्रमाण पत्र से है। क्या भारतीय टीका प्रमाण पत्र पर ब्रिटिश सरकार को संदेह है? ST भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरह हम भारत में प्रासंगिक स्वास्थ्य निकाय द्वारा टीका दिए गए लोगों के वैक्सीन सर्टिफिकेशन को ब्रिटिश मान्यता दिला सकें। हम ये कह रहे हैं कि आप आइए और 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहे। अगर आपने किसी ब्रिटिश मान्यता प्राप्त वैक्सीन के, जिसमें एस्ट्राजेनेका शामिल है, सीधे कहें कोविशील्ड शामिल है, दोनों डोज ना लिए हों, इसलिए कोविशील्ड मुद्दा नहीं है। कुछ हफ्तों में हम कोविन ऐप बनाने वालों से विस्तार में बात करते रहे हैं कि आपके सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है। Of the UK and India, because India has the CoWIN app, we have our NHS app in the UK, right. And those folks have been talking to each other. Right, how does your app work? How does that work? What are the security protocols? कोविन के प्रमुख ने NDTV से कहा कि ब्रिटिश उच्चायुक्त कोविन सिस्टम के कुछ तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए मेरे पास 2 सितंबर को आए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। ब्रिटेन ने जो बदलाव किए हैं इनसे मसला सुलझा नहीं है, बल्कि वैक्सीन नस्लवाद की शिकायत और बड़ी लगने लगी है। अब सवाल है कि भारत सरकार अब क्या करेगी। श्रीनिवासन जैन के साथ मेहर पांडे, NDTV इंडिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इसी दिन कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का दावा भी किया गया। कोरोना के खिलाफ ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जब मृतकों को भी टीके का डोज लगने के प्रमाण पत्र जारी होने लगे तो इस रिकॉर्ड पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की यह खास रिपोर्ट। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में आशुतोष शर्मा मोबाइल में अपनी मां की यादों को सहेजते हैं, लेकिन इसी मोबाइल पर आए एक मैसेज और सर्टिफिकेट ने जैसे उस दर्द को और बढ़ा दिया। उनकी मां विद्या शर्मा को 8 मार्च को पहला डोज लगा, जून में दूसरा डोज लगना था, लेकिन 1 मई 2021 को कोरोना से ही उनका निधन हो गया। मौत के 4 महीने बाद 17 सितंबर को मोबाइल पर मैसेज आया कि नगरपालिका टाउन हॉल में उन्हें टीके का दूसरा डोज लग गया। वेबसाइट में आशुतोष को मां के नाम का सर्टिफिकेट भी मिल गया। रात में मेरे पास एक मैसेज आता है 8:02 पर मेरे मोबाइल पर कि मेरी मम्मी का जो है टीकाकरण किया गया, 2nd डोज उसमें सक्सेसफुली लगाया गया है। जब मैंने लिंक पे जाके उसको देखा और तो सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड होता है मम्मी के नाम से कि 17 सितंबर के दिन जो है मम्मी का टाउन हॉल वार्ड नंबर 4 आगर में जो है उनको टीकाकरण लगाया गया। जब मम्मी इस दुनिया में ही नहीं है और उनको टीकाकरण किया गया, पता नहीं उन्होंने टीका किसको लगाया और क्या चल रहा है।
तो क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर आप? मुझे लगता है अधिकारियों पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है टीकाकरण के नंबर्स बढ़ाने के लिए, और इस तरह से फिर उनको फर्जीवाड़ा करने पे वो मजबूर होना पड़ रहा है। आगर की ही छावनी इलाके में रहने वाली 26 साल की पिंकी वर्मा ने 8 जून को पहला डोज लगवाया। दूसरा डोज लगना है, लेकिन उन्हें भी 17 सितंबर को मैसेज आ गया कि उन्हें टीका लग गया, वो भी राजस्थान में झालावाड़ जिले के टीकाकरण केंद्र पर। मुझे वैक्सीन की पहली डोज 8 जून को लगी थी और दूसरी डोज 84 दिन के बाद 7 सितंबर को लगने वाली थी। तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। और कल अचानक मेरे पास मैसेज आया तो मैं उसको देख के चौंक गई कि जब मैंने दूसरी डोज लगवाई नहीं तो मेरे पास मैसेज कहाँ से आएगा कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। भोपाल की रहने वाली 54 साल की लीला सुतार को 25 मार्च को पहला टीका लगा, फिर वो कोरोना संक्रमित हो गई, दूसरा डोज लग नहीं पाया, लेकिन 17 सितंबर को उन्हें भी टीके के दूसरे डोज का मैसेज आ गया। मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगाया, दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया, फिर भी मेरा मैसेज आ गया है कि आप वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मैं कहीं बाहर गई तो मुझे तो परेशानी आएगी, अब मैं क्या करूँ बताओ। मध्य प्रदेश में 5,86,58,290 टीके के डोज लग चुके हैं, यानी लगभग 84% आबादी को टीके की एक डोज मिल गई है। लेकिन लगभग 52 लाख लोगों को जिन्हें दूसरा डोज लगना है, उन्हें भी डोज का इंतजार है। भोपाल में 5,000 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दोनों डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लोगों का आरोप है ये आंकड़े बढ़ाने का खेल है। सरकार कह रही है छोटी सी दिक्कत। कौन सा मामला है, एक आध जगह का कहीं कोई मामला होगा तो उसकी जांच की जाएगी। कहीं हो सकता है लिपि की त्रुटि हुई हो या इस तरह की, पर अमूमन कहीं कोई दिक्कत ऐसी समझ में नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे मामले आए। पर उसके बाद भी यदि कहीं इस तरह की दिक्कत होगी तो उसका निदान किया जाएगा। अब वैसे 27 सितंबर को महाअभियान की तैयारी है। लक्ष्य है उस दिन राज्य की पूरी आबादी को पहला डोज लगा दिया जाए। शुक्रवार को ही देश में टीकाकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 करोड़ टीके लगाने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश, जो कुछ महीनों पहले टीकाकरण में 7वें नंबर पर था, उसने भी दावा किया कि अब वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन जून में ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे 13 साल के बच्चे को बगैर टीका लगवाए टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल गया, और अब एक मृतक के नाम पर टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जो खुद बताता है कि ये आंकड़े कैसे हासिल किए गए होंगे। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं देश प्रदेश की। मैसूर के पास एक मंदिर को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद हाल ही में गिरा दिया था। कई और धार्मिक स्थान इस मुहिम की जद में आने वाले थे। लोगों की नाराजगी देखते हुए मुंबई सरकार ने आनन फानन में धार्मिक स्थान संरक्षण बिल विधानसभा में पेश कर पास करवा दिया है। अब नए कायदे कानूनों से तय होगा कि किस धार्मिक स्थल को तोड़ना है और किसे नहीं। मैसूर के नंजनगुड़ में अवैध ढंग से बना एक मंदिर गिराने का विवाद इतना बड़ा हो गया कि राज्य सरकार को कानून बनाने की नौबत आ गई। दरअसल 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी सांसद सहित संघ परिवार अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गया। इसके बाद आनंद फानन में बसवराज बोमई सरकार धार्मिक स्थल संरक्षण कानून लेकर आई। इस कानून के तहत 2009 से पहले बने धार्मिक स्थल तोड़े नहीं जाएंगे। अवैध निर्माण की परिभाषा नए सिरे से तय की जाएगी। इसी हिसाब से तय होगा कि कौन से धार्मिक स्थल रहेंगे और कौन से तोड़े जाएंगे। आगे से सरकारी जमीन पर ऐसे किसी निर्माण को मंजूर नहीं किया जाएगा। To protect these buildings, ये कानून हम धार्मिक जगहों को बचाने के लिए लाए हैं, उन्हें नियमित करने के लिए नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनमें से कितनों को संरक्षित करना है और कितनों को तोड़ना है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं से खेल रही है। बीजेपी ने हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हिंदुओं का भरोसा बीजेपी से उठ गया है और अपना चेहरा छुपाने के लिए अब ये कानून लेकर आए हैं। भारत जैसे धार्मिक तौर पर संवेदनशील देश में मंदिर मस्जिद के मसले बड़े तूफान उठाते रहे हैं। देखना जरूरी यह है कि न तो
आम लोगों की भावनाएं आहत हो और न ही संविधान की। उम्मीद की जाती है कि कर्नाटक सरकार का नया कानून दोनों ही अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार और गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और मुश्किल हालात में ये जो कोरोना ने पिछला 1.5 साल हमें बहुत कुछ सिखाया है। स्वास्थ्य एक प्राथमिकता का विषय अब लोगों के बीच बन गया है। अब लोग फिटनेस पर ध्यान देने लगे हैं और कई लोगों ने व्यायाम को अपने दिनचर्या का एक स्थायी हिस्सा भी बना लिया है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने बताया कि किस तरह से ये व्यायाम जो है अगर रोज करते हैं तो सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के तनाव को भी कम करता है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी अंबिका सिंह ने, वो आपको सुनवाते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में 3 दशकों से भी ज्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है। फिटनेस के लिए इनका मानना है कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वर्कआउट करना है और सही खाना है। यास्मीन, हमें बताइए आपका क्या मानना है, एक हेल्दी बॉडी का मतलब क्या है? स्वस्थ रहने के लिए एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, राइट? आपकी मेंटल हेल्थ होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ होती है। आप जो खाते हैं वो खाने में आपकी आप हेल्दी रह सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें अपने आप को सिखाना है कि कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा है और कौन सा फूड हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। सेकेंडली, जब एक्सरसाइज की बात होती है तो मेरा मानना है कि जो एक्सरसाइज आपको खुश रख सकता है, जो आपको खुशी देता है, वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल बन सकेगी। और जो आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आई एम होपिंग कि आपकी मेंटल हेल्थ सॉर्ट आउट हो। ऑफ कोर्स बहुत सारी मेडिटेशंस है, बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है विच कैन आल्सो हेल्प विद योर मेंटल हेल्थ। अगर मैं आपसे एक सिंपल शब्द में पूछूं, जैसे हमेशा हमें पता था एक्सरसाइज हम सबके लिए जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोविड के बाद हम ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं? वो टाइम पे मेरी कोशिश थी कि मैं लोगों की हिम्मत बनाए रखूं। मैं ऐसी एक्सरसाइजेस करती थी जो बहुत स्ट्रेनियस नहीं हो मगर अच्छी हो, मूवमेंट हो, सो माय मंत्रा इज बी फिट बिकॉज यू डिजर्व इट, क्योंकि मेरे हिसाब से हर किसी को अपने लिए फिट रहना है, अपने आप से प्यार करके अपने आप के लिए टाइम निकालना है। आई थिंक आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया सेल्फ केयर जो बहुत जरूरी है, अपने आप को प्यार करना, अपने आप का ध्यान रखना। हमारे साथ जुड़ने के लिए यास्मीन बहुत बहुत धन्यवाद।